Assalamualaikum friends. My name is Awais Khan. As you know, I hope you all are fine in a home. हम लोग लास्ट टाइम चैप्टर्स डिस्कस कर चुके थे. इसमें से हमने 19 चैप्टर्स तक कवर अप कर लिया था और मॉडर्न फिजिक्स के हवाले से आपने, अगर मैं बात करता चलूँ तो आपने 17, 18 एंड 19 चैप्टर आप लोग कवर अप कर चुके थे. ठीक है, अब इस वक्त जो आपका टॉप चैप्टर है वो चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 20. सो द चैप्टर नंबर 20 का जो नेम है वो है न्यूक्लियर रेडिएशंस. अब हमने जो न्यूक्लियर रेडिएशंस के बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर, हमें देखिए बेटा, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने 19 चैप्टर डिस्कस किया था उस चैप्टर के बाद हमने न्यूक्लियर में स्टडी तो कर ली, लेकिन न्यूक्लियर के रिएक्शंस के बाद बहुत सारी रेडिएशंस ऐसी थी या पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि हमारे डेली लाइफ में हमें मिल रहे थे. ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए अननोन थे. तो फिर हम उसकी चार्जेस, उसके मास और बहुत सारे जो फिनोमिनाज हैं उन पार्टिकल्स के बारे में हम स्टडी करने के लिए हम इस टॉपिक के या इस चैप्टर के अंदर वो हम पढ़ेंगे कि हम उसको किस तरह से मालूम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हम चैप्टर नंबर 20 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर रेडिएशंस, जिसको हम सेकंड वर्ड्स में या अदर वर्ड्स में आयनाइजेशन रेडिएशंस भी कहते हैं. ठीक है, आयनाइजेशन मीन्स, अगर देखिए बेटा, आप लोगों को इस वर्ड से ही क्लियर होगा. आयनाइजेशन मतलब आयंस क्रिएट करना. तो अब हम डिफरेंट नॉर्मल पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे, अब हम स्पेसिफिकली जो बात करेंगे वो न्यूक्लियर की पार्टिकल्स की बात करेंगे या न्यूक्लियर रेडिएशंस की बात करेंगे. तो इसी भी आप ज़रा डेफिनेशन देखिए इसकी. दोज पार्टिकल्स हु हैव द एबिलिटी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम. वो पार्टिकल्स या वो वेव्स आप कह लीजिए या वो रेडिएशंस आप कह लीजिए कि ऐसी रेडिएशन जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो जाए अपने एटम में से और अपने आप को वो क्या कर ले? आयनाइज कर ले. मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था हमारे पास आयन बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ड्यू टू द रेडिएशन की वजह से अगर कोई आयन बनता है तो दोज रेडिएशंस आर कॉल्ड आयनाइजेशन रेडिएशंस. वो आयनाइजेशन रेडिएशंस कहलाएंगी. क्लियर? ठीक है, अब हम आयनाइजेशन की बात करते हैं. अब हम आयनाइजेशन रेडिएशन की फर्दर डिटेल में जाने से पहले मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करूं कि हमारी जो अर्थ की बायोस्फीयर है जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है, इस बायोस्फीयर को हमने, बायोस्फीयर की जो रेडिएशंस हैं हमने इसको 2 मेन कैटेगरीज़ के अंदर जो है क्लासीफाइड किया है. अब वो क्लासीफाइड जो हमने किया वो कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं? तो वो मेन कैटेगरीज़ में पहली जो कैटेगरी है वो बैकग्राउंड रेडिएशंस की है. बैकग्राउंड रेडिएशन मतलब, बैकग्राउंड रेडिएशंस वो रेडिएशंस हैं जिसके अंदर हमारी स्पेस से आने वाली रेडिएशन शामिल होती हैं, जस्ट लाइक द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन. ओके, उसके अलावा कॉस्मिक रेडिएशंस जो कि स्पेस से, डिफरेंट प्लैनेट से, डिफरेंट स्टार से, समथिंग एल्स, कहीं से भी वो, लेकिन स्पेस से आ रही हैं, वो बैकग्राउंड रेडिएशंस हो गई हमारी, जिसको हम कॉस्मिक रेज का नाम दे रहे हैं. क्लियर? इसके साथ साथ बैकग्राउंड रेडिएशंस के अंदर एक और रेडिएशन भी शामिल होती है जो कि अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव इमिटर्स के थ्रू होती है. मतलब कोई एलिमेंट है इस प्लेस से या फॉर सपोज किसी भी ज़मीन से कोई ऐसा एलिमेंट निकल रहा है, यूरेनियम निकल रहा है, रेडॉन गैस निकल रही है, या कुछ और ऑब्जेक्ट जो है वो नेचुरली अकरिंग हो रहा है हमें, और वो इस एज अ मिनरल अकर हो रहा है, तो डेफिनेटली उस एरिया में, उस सराउंडिंग के अंदर हम उसको कॉर्डन ऑफ कर देते हैं ड्यू टू द हाई रेडिएशंस, हाई रेडियोएक्टिव रेडिएशंस की वजह से. तो ये तमाम रेडिएशन क्या कहलाएंगे बेटा? दीज ऑल रेडिएशन आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस. क्लियर? सेकंड, नंबर 2 रेडिएशन, हमारे पास जो नंबर 2 रेडिएशन है वो कहाँ से आ रही हैं? तो नंबर 2 रेडिएशंस जो है हमारे पास, जो मेन सोर्स ऑफ रेडिएशंस है वो आर्टिफिशियल रेडिएशंस हैं, जो हम मेड रेडिएशंस हम बना रहे होते हैं. ठीक है, कौन कौन सी रेडिएशन हम बना रहे हैं?
जैसे कि हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं जो 19 चैप्टर में पढ़कर आए हैं, हमने डिस्कस किया था कि हमने न्यूक्लियस को आर्टिफिशियल ब्रेक डाउन किया, जिसके ज़रिए हम जो है वो फिजन रिएक्शन करवा रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शन करवा रहे हैं, और उसके बाद स्पेशली फिजन रिएक्शन में हमें जो है वो उसके बाद उसका वेस्ट भी मिल रहा होता है। तो ये हमारे क्या है, हमारे खुद की बनाई हुई रेडिएशन है, ये हमने पैदा की हैं, ठीक है। तो ये मेन मेड हो गई। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हमने, कौन कौन सी, एक बैकग्राउंड रेडिएशंस जो कि नेचुरल या करेंगे, और एक आर्टिफिशियल रेडिएशन जो कि हम खुद बना रहे हैं। अब उन रेडिएशंस में कौन कौन से रेडिएशन शामिल होती हैं, सोर्स तो आपको पता लग गई, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। अब उन रेडिएशंस में कौन कौन से पार्टिकल या कौन कौन सी रेडिएशंस शामिल हैं, तो याद रखिएगा बेटा, आप लोगों ने 17 और 18 चैप्टर में बहुत अच्छे से मैटर और एनर्जी दोनों को आपस में रिलेट करके पढ़ा है, ठीक है ना। जैसे कि पेयर प्रोडक्शन में पढ़ चुके हो, एनिहिलेशन में पढ़ चुके हो, तो बहुत सारे फिनोमेना आपने ऐसे पढ़े हैं जिसमें दोनों आपको समझ में आ रहे थे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो आपका एक और टॉपिक भी था जिसको आपने जो है वो ब्रैम्स लिंक कहा था, वहाँ पर भी जो है वो मैटर और एनर्जी की आपको इंटरेक्शन नज़र आ रही थी, ठीक है। तो ये बहुत सारे फिनोमेना है जिसको हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि उसी तरह से मैटर भी हमने बात कही, रेडिएशन भी बात कही, या वेव भी हमने बात कही, या एनर्जी भी हमने कही। तो इन दोनों को हमने क्लासिफाइड कर दिया, दोनों हमारी रेडिएशंस है। एक हमारी मैटर रेडिएशंस है जिसमें पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल शामिल होंगे। एक हमारी रेडिएशंस की टाइप जो वेव रेडिएशन है जिसमें फोटोन वगैरह या वेव वगैरह एनर्जी शामिल होंगी। क्लियर। तो पहली के बाद हम बात करते हैं मैटर रेडिएशन में कौन कौन से रेडिएशन शामिल है। अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, डेफिनेटली सबको मालूम है अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसको हम डबली आयोनाइज हीलियम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होगा, डबल पॉजिटिव चार्ज होगा। देन बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स आपको मालूम है, बीटा पार्टिकल्स भी पढ़ चुके हो कि वो कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ये 19 चैप्टर में आपको डिस्कस करवाया है मैंने, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फास्ट मूविंग के अंदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, फास्ट मूविंग प्रोटॉन भी हो सकते हैं, और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो कि बीटा या पॉजिट्रॉन की फॉर्म में हमें न्यूक्लियस से मिलेंगे, ठीक है। फास्ट मूविंग प्रोटॉन हम एज अ हीलियम में उसको कह सकते हैं, हीलियम की जो न्यूक्लियस है उसको हम कह सकते हैं, या सिंपल एक प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज को भी लेकर हम उस पर स्ट्राइक या बम्बार्डमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रॉन से तो वैसे ही आप लोग अवेयर हो कि जो है वो हमने 19 चैप्टर में उसके ज़रिए आर्टिफिशियल जो है वो हमने न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करवाया था, ठीक है। तो ये सारे आपको पता है कि मैटर रेडिएशन हैं जिसके ज़रिए हम जब कोलिजन करवाते हैं या हेड टू हेड कोलिजन हो रही होती है तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो सकता है। खैर, नेक्स्ट पर चलते हैं, वेव रेडिएशंस। अब वेव रेडिएशंस क्या चीज़ हैं? वेव रेडिएशन के अंदर जो है वो हम जर्नली अगर कॉन्सेप्ट में आपको बताऊं तो वो फोटोन है, ठीक है। और ड्यू टू द वास्ट स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अकॉर्डिंगली हम उसको डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, अकॉर्डिंग टू देयर वेव लेंथ, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज। तो ये हमारे कुछ फोटोन्स हैं जिसको हमें लो एनर्जी फोटोन्स हम कह लें तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम कह सकते हैं। एक्स रेज हैं, ठीक है, थोड़ा सा उनका फोटोन में एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, वो स्पेक्ट्रम थोड़ा सा उनका फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज हो जाती है। उसके बाद नंबर 3 पर है लास्ट गामा रेडिएशंस, ठीक है। तो गामा रेडिएशंस के अंदर भी जो है वो भी फोटोन की टाइप्स हैं। तो दीज आर द वेव एंड दीज आर द पार्टिकल्स। क्लियर। तो ये हमारे जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशंस का छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, हमने इसको डिस्कस किया। इसके बाद अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है। और इन प्रॉपर्टीज़ को हम 19 चैप्टर के अंदर ही मैंने आपको बड़ी डिटेल में करवाया था कि इनका चार्ज क्या होते हैं, इनका मास क्या होता है, ठीक है, इनके जो है वो इनकी आयनाइजेशन पावर कितनी है, इनकी स्पीड कितनी है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं आपको 19 चैप्टर में डिस्कस करवा चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके फर्दर आगे चलते हैं इसके फैक्टर्स भी। अब देखें ना, हमने क्या बात कही कि ये रेडिएशंस जो है वो
किसी भी मैटर में जब इंटरेक्ट कर रही हैं तो वहाँ पे उसको आयंस बना रही हैं, आयंस क्रिएट कर रही हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस क्रिएट हो रहे हैं। अब वो आयन डेफिनेटली कोई ना कोई फैक्टर्स पर डिपेंड होंगे, ठीक है। वो फैक्टर क्या क्या होंगे, वो फैक्टर मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिए कि अगर हम कहाँ पर बात करें, अगर हम जो है वो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल या रेडिएशंस, अकॉर्डिंग टू रेडिएशन में अगर बात करूं तो एनर्जी की वजह से आयनाइजेशन पे डिपेंड करेगी। भाई एनर्जी अगर बहुत हाई है तो फ़ौरन जो है वो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो जाएगा, ठीक है। चार्ज भी इसी तरीके से, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या हाईली चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज की वजह से भी मैटर से रेडिएशन का इफ़ेक्ट होता है। थर्ड है मास। मास भी हमने देखा कि मैंने मुख्तलिफ आपको आर्टिफिशियल रिएक्शंस करवाए थे 19 चैप्टर में कि हम अगर लाइटर पार्टिकल को स्ट्राइक कर रहे हैं तो न्यूक्लियस का बिहेवियर कुछ और हो रहा है, अगर मैं हैवी पार्टिकल को स्ट्राइक करवा रहा हूँ तो न्यूक्लियस का बिहेवियर अलग हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये हमें मालूम भी है। तो मैटर अगर है तो हम ये चीज़ें देखेंगे, रेडिएशन की बात अगर हम करें तो ये चीज़ें देखेंगे कि एनर्जी कितनी है उस रेडिएशन की, चार्ज कितना है या मास कितना है। दूसरी बात उसके फैक्टर में अगर मैं बात करूं इन टर्म ऑफ या अकॉर्डिंग टू मैटर, अगर मैं मैटर के एस्पेक्ट से देखूं तो फिर मैं क्या देखूंगा, भाई मैंने फोर सपोज एक ब्लॉक रखा, ठीक है, अच्छा उस ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है, लो डेंसिटी का कोई ब्लॉक रखा, डेंसिटी कम थी, कोई ऐसा मेटल लिया जिसकी डेंसिटी कम थी, एक की जो है डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, दोनों को मैंने सेम रेडिएशन से उस पर स्ट्राइक करवाई, तो रेडिएशन सेम स्ट्राइक करने की वजह से आयनाइजेशन डिफरेंट मिलेगी हमें। ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी डेंसिटी की वजह से, ठीक है, तो डेंसिटी भी हमें इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद नंबर टू है आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम आयनाइजेशन पावर भी कह सकते हैं ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या चीज़ है, किसी भी मटेरियल की, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो बहुत अच्छे तरीके से कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से निकाल कर या उसमें से ऑर्बिट को इमिट आउट करवा इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करवाएं तो वो उसकी आयनाइजेशन कहलाएगी वो प्रोसेस। उस प्रोसेस के अंदर जितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा उस पोटेंशियल को हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब उस पोटेंशियल सपोज कर लेते हैं ना, मैं आपको बताऊंगा हम हाइड्रोजन के अगर फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करवा रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करवाने के लिए, ठीक है ना, इमिट आउट हमें कितना वोल्ट चाहिए, कितना आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर वही सेम मटेरियल है, रेडिएशंस भी वही आ रही हैं, मगर अब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ना हो बल्कि वो सेकंड स्टेट पे हो, तो अब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, बहुत कम हो गया। सपोज कर लें थर्ड में आ जाए तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिपेंड करती है एनर्जी, तो अब एनर्जी वही होगी, आने वाली रेडिएशन वही होगी, उसकी एनर्जी वही होगी, मगर जब वो स्ट्राइक करेगी तो फिर पोटेंशियल कम होने की वजह से वही एक रेडिएशन आपके ज़्यादा आयंस क्रिएट करवा सकती है। क्लियर? तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा ये जो है वो आपका एक जस्ट इंट्रोडक्शन था अबाउट चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर रेडिएशन।